फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके सामने आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन अपने जो जनरल साइंस का पोर्शन रहता है उसमें परीक्षा में अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो सेशन रहेगा आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें अपन आज का जो टॉपिक आपको हेडिंग दिख रही है हिसाब साफ वैज्ञानिक उपकरण और उनसे संबंधित मापन। तो इन जो आज तक की परीक्षा में पूछे गए वैज्ञानिक उपकरण और उनका मापन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न था, उनको छटनी करके विभिन्न परीक्षाओं से प्रश्न ढूंढ के आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि किस तरह से आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। मापन के इकाइयाँ खूब होती है, खूब सारे मीटर होते हैं, लेकिन कुछ खास बात जो अब तक की परीक्षा में आए वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखेंगे अपन एक बाई वन एक एक करके देख कि कौन सा चीज किसमें है। और दोस्तों, मेरा तो मानना है कि ये अगर आपने याद कर लिया तो एक प्रश्न डेफिनेटली आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, पुलिस पटवारी का दे रहे होंगे या शायद पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, RS है, UPSC है, वहां तक का मैं तो दावा करता हूँ कि ये जनरल साइंस है, ये सब में रहती है। और ये अपने जनरल साइंस का जो सेशन रहेगा वो आज का रहेगा, उसकी टॉपिक हेडलाइंस रहेगी वैज्ञानिक उपकरण और उनसे संबंधित मापन। अपन एक एक को लेंगे और देखते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों दिख रहा है साफ बोर्ड पे अल्टीमीटर। प्रश्न कैसे आता है, क्या आता है, वो तो मैंने कल वाले सेशन में भी बताया था। अब वो जमाना गया जब सीधा प्रश्न आता था कि अल्टीमीटर निम्न में से मापता है, क्या मापता है, विमानों से, ऐसे नहीं आता है। अब तो क्या करेंगे, एक तरफ वैज्ञानिक उपकरण देंगे, एक तरफ क्या देंगे, उसकी मापन की जो भी चीजें है वो, फिर उसका करो मिलान, फिर रिपोर्ट का मिलान करके उसका उत्तर दो। तो ये तो वही बंदा उस प्रश्न को कर सकता है जिसको इस टॉपिक पे थोड़ी सी कमांड रहती है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जनरल साइंस का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। साइंस वालों के लिए तो क्या है कि ये रोज के काम में आते और उनको काम में उन्होंने प्रैक्टिकली लिया हुआ भी है, पढ़ते भी रहते हैं, तो उनको लगभग ध्यान रहता है। अपने लिए थोड़ा, बाकी जो साइंस से बिलोंग नहीं करते उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अल्टीमीटर। साफ दिख रहा है विमानों की ऊंचाई मापन। देखिए विमान कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कितने ऊपर उड़ते हैं। कई लोग ये मानोगे विमान उड़ते का है, तो थोड़ी सी जानकारी में और भी साइंस से रिलेटेड बेसिक होगी वो दूंगा। विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, वो नीचे बैठे हुए अल्टीमीटर नाम के मीटर से आप माप सकते हैं कि इतने हजारों किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है। सर विमान कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो मंडलों की बात करें तो अपने मंडल होते हैं 4। अगर ऊपर की तरफ देखें तो शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। अगर ऊपर की ओर, धरती से ऊपर की ओर जाएंगे तो 16 किलोमीटर की लंबाई तक आपको शोभ मंडल मिल जाएगा, 32 किलोमीटर तक आपको समताप मंडल मिलता है, 80 किलोमीटर तक आपको ओजोन मंडल मिलता है और 200 किलोमीटर तक आपको आयन मंडल मिलता है। उसके बाद में अंतरिक्ष का कोई विस्तार नहीं है, आप सब जानते ही। तो सर हवाई जहाज जो आप कह रहे हैं कि विमान की ऊंचाई मापते हैं, वो उड़ते कौन से मंडल में, ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। नाम से मान पड़ता है या न ताप घटता है न बढ़ता है, ताप समान रहता है, तो इनके लिए उपयुक्त रहता है ऊंचाई या उड़ने के लिए, इसलिए विमान समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप। अगर बादलों का बनना सौर मंडल में होता है। ओजोन मंडल से कौन परिचित नहीं है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी को जानती है। और ये सब क्या होता है, आयन मंडल। आप घर में अपनी टीवी, डिश टीवी, एंटीना, मोबाइल जो भी आप रेंज यूज कर रहे हैं, वो सारे जो उपग्रह छोड़े हुए हैं वो आयन मंडल में प्रक्षेपण हो रहे हैं और वहीं से अपने को विकिरण भेज रहे हैं, तो वो काम सारा आयन मंडल करता है। तो पहला क्लियर, अल्टीमीटर आया तो क्या करेगा, विमानों की ऊंचाई मापन में। दूसरा देखेंगे, घरों में अपन यूज करते हैं विद्युत धारा। इसका सर मापन करने के लिए, विद्युत धारा का मापन करना है तो कौन सा उपकरण काम में लेंगे, अमीटर। कौन सा काम लेंगे, अमीटर। तो अमीटर से किसका मापन होगा, विद्युत धारा का
मापन होता है। सर विद्युत धारा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के बारे में नॉर्मली आपको जानकारी चाहिए तो विद्युत धारा का नॉर्मल का सूत्र भी कभी याद रखना, कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। I बराबर Q/T। तो I होती है वो विद्युत धारा होती है, Q आवेश होता है और T जो रहता है वो समय रहता है। आवेश और समय आपको देके विद्युत धारा पूछे तो विद्युत धारा आप आराम से निकाल सकते हैं। और विद्युत धारा का कभी कभी परीक्षा में मात्रक भी पूछते हैं और मात्रक है इसका पहले सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ। इसका मात्रक है वो आपको मैंने बताया हुआ है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर पे। नाम से मालूम है बाइनोकुलर, दूर की वस्तु देखने। कभी आप मैच देखने गए होंगे, स्टेडियम में देखने गए होंगे। जो घर में देखते हो तो बड़े शांति से देखते हैं, लेकिन अपन को स्टेडियम में बाइनोकुलर लेके बैठना पड़ता है। यूं हीरो हीरोइन बड़ी बड़ी हस्तियां लेके बैठते हैं ना, क्योंकि खिलाड़ी तो स्टेडियम में खेल रहे हैं, सांप दिखते नहीं है, तो उनको सांप नजदीक से देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को नजदीक देखने के लिए अपन किसका बाइनोकुलर का प्रयोग करते हुए, और ये दैनिक जीवन में आपने देखा हुआ भी है। नेक्स्ट है सर ऊष्मा की मात्रा। कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उस ऊष्मा की मात्रा का मापन करना हो तो उसके लिए एक मीटर होता है, वो होता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है सर क्रेस्कोग्राफ, जिसे एक्जिनोमीटर भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में इसको एक्जिनोमीटर के रूप में एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर में पूछा होता है एक्जिनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ तो पूछ लेता तो कोई भी बता देता। जे.सी. बोस अपने जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया था और पौधे की वृद्धि मापने में इसका उपयोग होता है, लेकिन इसका नाम ही चयन करके इसने इस नाम से पूछ लिया था एक्जिनोमीटर। और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, तो नाम भी आपको साथ में याद रखो। क्रेस्कोग्राफ को अपन एक्जिनोमीटर भी कहते हैं। पौधे की वृद्धि मापने में ये काम होता है। एक दिन में पौधे ने कितनी वृद्धि की, उसके लिए ये अपने ही देश के वैज्ञानिक थे जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र जे.सी. बसु, जिसे जगदीश चंद्र बसु कहते हैं, इन्होंने इसका आविष्कार किया था और ये पौधों की वृद्धि मापता है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सा, कल ही मैंने इसके पैमाने भी बताया था। भूकंप की तीव्रता का मापन करना हो तो उपकरण होगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। और सर भूकंप की तीव्रता का वो जो आपने मात्रक बताया था वो आपको याद रहे तो एक बार पुनः याद दिलाऊं। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और उसके लिए मीटर कौन सा लगाते हैं अपन? सिस्मोग्राफ। कौन सा लगाते हैं? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट जिसको कहते हैं कि समुद्र बड़ा कहाँ होता है, इसका कोई पार नहीं होता है, उसकी भी गहराई मापी जाती है। और कई जगह आप जंक्शन पे, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं समुद्र तल से उनसे स्पष्ट लिखा हुआ होता है, तो मापी हुई तो है, तब तो मालूम है कि समुद्र तल से कितना ऊपर है, 2000 मीटर है कि 4000 मीटर है। तो समुद्र की गहराई से मापन करना हो तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने एक उपकरण बनाया है जिसे फेदोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फेदोमीटर, और दोस्तों इसको नोट कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। समुद्र की गहराई मापन में कौन सा उपकरण काम में आता है? वैज्ञानिक फेदोमीटर। कौन सा आता है? फेदोमीटर। फिर रही सर आज की बहुत बड़ी समस्या दूध की। मालूम नहीं है, दूध मिलता ही नहीं है, और उसमें भी बाकी शुद्ध दूध तो कल्पना ही करना बेकार है। लेकिन दूध की अगर शुद्धता मापते हैं तो आपने छोटे मोटे जगह पे देखते हो कई बार डिग्री लगा के अपने जो दूध विक्रेता वो भी देखते हैं कि दूध कितनी क्वालिटी का है, कितनी रेंज का है। तो उसके लिए जो मापक होता है वो मीटर जो होता है, उस मीटर को हम विज्ञान में लैक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। और ये भी स्टार जो मैं लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। दूध की शुद्धता मापन में लैक्टोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट है सर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विद्युत विभव का मापन करता है। सर ये क्या है विद्युत विभव? ऐसे विद्युत धारा पाठो चैप्टर में मैं आपको जरूर साइंस में बता दूंगा, लेकिन अभी विद्युत धारा थोड़ी देर पहले ही बोला है। तो विद्युत विभव पोटेंशियल विभव होगा तो ही विद्युत धारा कहेगी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में अगर विभव का अंतर नहीं होगा, दो बिंदुओं के बीच में मान लो विभव का अंतर नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा। यानी अंतर होना जरूरी है, यानी विभवांतर होना जरूरी है। कभी नाम सुना होगा आपने, तो विभवांतर। तो इससे विद्युत विभव का मापन किससे करते हैं अपन? वोल्टमीटर से। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसे, इसका मापन करना हो तो कौन सा उपकरण काम में आएगा? बैरोमीटर। नेक्स्ट है सर विस्कोमीटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्रवों की श्यानता का मापन। सर ये शब्द समझ में नहीं आया, श्यानता क्या होता है? द्रवों के जो बहने के गुण का विरोध होता है। कई बार आपने देखा है, शायद ढोल पे देख लो, ठीक है, धरातल पे, और पानी गिरा के देख लो,
कौन सा ज्यादा बहता है, पानी ज्यादा बहेगा और सहज जो होगी उसकी गति कम। तो द्रवों के जो बहने के गुण का विरोध करता है कि कम से कम बहे, उस गुण के विरोध, बहने के गुण का विरोध करने को अपन क्या कहते हैं, श्यानता। इसे इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, इसलिए इसका मीटर का नाम भी विस्कोसिटी से क्या बढ़ गया, विस्कोमीटर। नेक्स्ट सर, अभी बारिश की सीजन शुरू हो गई है, ठीक है ना, संभावनाएं जताई जा रही है, आज वहां बारिश हुई है, फिलहाल दशक दिनों में कई जगह बारिश हो भी गई है। तो ये सर रेन गेज, इसे अपन छोटी क्लासों में जब पढ़ के आए थे तो हिंदी में नाम आपको बता दूं मैं इसका, वर्षा मापी, ठीक है। वैसे कभी इसको यूरोमीटर नाम से भी पूछते हैं, रेन गेज नाम से भी पूछते हैं, कभी वर्षा मापी नाम से तो इतना सर तो पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना इसका रेन गेज है, इसका नाम जो है वो वर्षा मापी का ही नाम है। और वर्षा मापन, अब सर वर्षा मापते होंगे तो कई बार आपने देखा वहां पे इतनी वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, कैसे मापते हैं? वर्षा मापी को तो आप चाहे तो बना भी सकते हैं, थोड़े बच्चे बनाते हैं, छठी क्लास में ही ये चैप्टर है। तो वर्षा मापी के लिए कुछ नहीं होता है सर, बहुत बड़ी ऊंचाई वाली जो इमारत रहती है वहाँ वर्षा मापी या रेन गेज नाम का उपकरण रख देते हैं। इस प्रकार से उपकरण रहता है सर, और बिल्कुल की पूर्णमा संरचना उसके ऊपर रखते हैं कि अगर 1000 बूंद गिरे ना तब एक जाके बूंद उसमें गिरेगी, इतनी पॉसिबिलिटी रहती है। यानी मूसलाधार बारिश होगी तो फिर इसमें सर पैमाना लगा रहता है, बस उस पैमाने को देख के ही घोषणा होती है कि धौलपुर में इतनी बारिश हुई और जयपुर में इतनी हुई, दूसरे दिन आ रहा था 150 सेंटीमीटर हुई, 200 सेंटीमीटर हुई है, इतने mm हुई, जो भी है इसका मापन कौन करेगा, रेन गेज करेगा। इसको भी दोस्तों स्टार लगा लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर पीटोमीटर। पीटोमीटर क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन दर। पहले सब तो इसको समझ लो, ये क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। ये गर्मी की ऋतु आ रही है और आपको समझना जरूरी है, ठंडे पेट की साथ में आप बैठ के देखना, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। किसी के कारण, इसके कारण वाष्पोत्सर्जन एक्चुअल में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं बायोलॉजी के अंदर अपन देखेंगे, जो पूरे दिन जल का जो हिसाब करते रहते हैं, पत्तियां भोजन बनाती है, उस भोजन निर्माण के बाद शेष बचा जो पानी है वो पानी वाष्प के रूप में होता है, इसलिए गर्मियों में शीतलता का जो अनुभव होता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो इस वाष्पोत्सर्जन की दर कितनी है उसको अगर मापना हो तो अपन को पीटोमीटर का यूज करना पड़ेगा। फिर हवा के भार और घनत्व का मापन किससे करेंगे सर, एरोमीटर से। फिर धमनी की लंबी दूरियों को, धमनी को लंबी दूरियों तक भेजना है, धमनी है और उसको लंबी दूरी तक भेजना है, यानी मेरी आवाज है उसको बहुत दूर तक भेजना है, तो उसको भेजने के लिए जो यूज किया जाएगा उसको मेगाफोन नाम से, आधुनिक ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का विज्ञान है जो समय था हाल ही में ये विकसित हुआ है। मेगाफोन ध्वनि को लंबी दूरियों तक अपन भेज सकते हैं। मैरिनर कंपास, जहाजों में क्या होता है सर, जहाज समुद्र में चल रहे, वहां कौन सा रोड बना है, कौन सा हाईवे बना हुआ है, जहाज कैसे चलेंगे, तो जहाजों में भी कंपास सुई लगी होती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा के मापन से पूरा उत्तर दक्षिण दिशा अगर मालूम पड़ जाती है तो पूर्व पश्चिम तो वैसे मालूम पड़ जाती है। तो मैरिनर कंपास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आरएस और आईएएस लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। मैरिनर कंपास उपकरण क्या काम आता है, जहाजों में उत्तर दक्षिण दिशा के मापन में। दो दिशाएं अगर मापन हो जाती है तो दो दिशाएं तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है दिशा होती है, चार ही तो होती है, ठीक है ना। अगर ये साउथ है तो ये है नहीं, अगर इन दोनों दिशाओं को मालूम पड़ गया तो ये तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो पायलट होते हैं, जहाज चढ़ाते हैं जो समुद्रों में, वो मैरिनर कंपास के अनुसार बॉम्बे से अगर कलकत्ता जाना है तो बॉम्बे से कलकत्ता ही जाएगा, तो इसकी सहायता से जाएगा। ऐसा नहीं कि बॉम्बे से रवाना हुआ कांडला बंदर गया, अहमदाबाद गया, गुजरात में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो जहाजों में सर कोई रोड नहीं होता, उसके अलावा दिशा कैसे देखते हैं, तो मैरिनर कंपास से देखते हैं। नेक्स्ट है सर ध्वनि लेखन में काम आने वाला उपकरण, ये भी बहुत ही आधुनिक तकनीक वाला फोनोग्राम, ध्यान में रखना, अभी हाल ही की कई परीक्षाओं में इसको पूछा है। फोनोग्राम क्या काम आता है, ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण होता है। हाइड्रोमीटर, दो द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापना। घनत्व के बारे में थोड़ा सा बताऊं, घनत्व के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं होती है कि कौन से, जैसे आप ठोस, द्रव, गैस, मतलब आपने सबने पढ़ा हुआ है। तो ठोस में क्या होता है, कौन बिल्कुल पास पास में होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए, तरल में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में कोई लड़क नहीं होते इस तरह से। ये क्या आगे, इसका घनत्व ज्यादा है, ठोस है, इसका घनत्व थोड़ा कम है तो ये द्रव हो जाएगा, घनत्व बिल्कुल ही कम है तो फिर गैस हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो कोई दो द्रव दिया और किसका घनत्व ज्यादा है आपेक्षिक तुलना करनी हो तो फिर अपने को उपकरण काम में लेना होगा हाइड्रोमीटर, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सोनोमीटर। सोनोमीटर का मतलब है कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मापने का उपकरण होता है। कोई भी चीज में कंपन होता है या कोई भी मशीनी उपकरण में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, उसका निर्धारण सोनोमीटर करता है। और ये दोनों जो अंतिम के हैं ये विशेष तौर पे आप देख लेना इसको, तो हाल ही में कई बार पूछा जा चुका है और अपने दैनिक जीवन में भी ये दोनों काम आते हैं। टेलेक्स, ये दो देशों के मध्य सूचना जो इंफॉर्मेशन होता है इसको परिवर्तित करने वाला। दो देशों के मध्य सूचना, तो दोनों देशों की भाषाएं क्या होगी, चेंज होगी ना, उन सूचनाओं को परिवर्तित करके टेलेक्स बता देता है अपने को कि क्या बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में। तो ये वैज्ञानिक उपकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतिम तो अपने दैनिक जीवन में बहुत ही काम का है। आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट्स को दूर तक भेजना होता है, तो चलो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया खूब आ गया, लेकिन एक जमाने में इसकी भी खूब वैल्यू थी। फैक्स से हाथों हाथ फैक्स भेजा जाता था और फैक्स से मोबाइल के फोन के मोड से फैक्स जुड़ा रहता था और उस फैक्स से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपन यहाँ से रवाना करेंगे तो बोले दिल्ली वाले को भेजना है तो उसके नंबर डायल कर लो, वो डायल कर देता था, वो डायल और सीधा यहाँ का जो पेज है सेम टू सेम पेज दिल्ली या जयपुर में निकल जाता था। लेकिन आज फिलहाल सर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी फैक्स मशीन आज भी ऑफिसों में जो ऑफिशियल यूज होते हैं वहाँ पे वक्त रखता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आए हुए भी कोई भी सरकारी सूचना है उतनी मान्यता नहीं रहती है, इतना लिखित में दस्तावेज आता है तो वो भी फैक्स से भेजना ही संभव होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ 20 से 21 की संख्या मैंने रखी है। 21 का आंकड़ा भी अच्छा रहता है, 11 है 21 है, मेरा भी ऐसा मानना है। तो जनरल साइंस के आज के इस सेशन में आपने देखा इन 21 उपकरणों को आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे और इनको आप याद कर लेंगे तो मेरा दावा है कि इन्हीं में से एक आध उपकरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा सेशन आज का वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित शासन, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, पॉलिटिक्स, 3 सेशन विषयों से संबंधित मैं सेशन डाल चुका हूँ। मेरा रीजनिंग वाला सेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मैंने दोस्तों कहा है कि एसएससी है, भले पटवार है, पुलिस है, मैंने कहा है कि आप एक बार मेरे चैनल का नाम मैं आपको बता दूं, प्रजापत सर राम सिंह नाम से ही है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करना है तो प्रजापत सर राम सिंह लिखना है, वहां पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। और वहां मेरे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कोई भी कमी है तो वो भी लिख सकते हैं। आपको वास्तव में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक का नाम भी लिख के भेज सकते हैं, अगले सेशन में आपकी डिमांड को पूरी कर दिया जाएगा। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये अपने बेरोजगारों के लिए ही मैंने स्पेशली बनाया है, जो रात दिन एक करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा, मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, मैं खुद भी इससे जूझ रहा हूँ, जूझते आए मेरे को 10-15 साल हो गए और काफी विषयों को मैंने पढ़ लिया, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया। मैं लक पे तो भरोसा ज्यादा करता नहीं, लेकिन मेहनत करने में मैं कमी नहीं रखता हूँ। तो अब की बार मैंने थोड़ा विचार किया कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों तक भी मेरी चीजें जाए, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कई बार अपन प्लान पढ़ते रहते हैं। तो अच्छी चीजें आप जैसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको अगले दिन जैसे भी सुविधा अनुसार आप चैप्टर का नाम डालेंगे, मैं आपको दावा करता हूँ कि वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं।